हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आप लोगों का हॉलीवुड एक्सप्लेनेशन सीरीज में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एमसीयू सीरीज की ही एक और मूवी कैप्टन मार्वल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो आई तो है 2019 में, पर इस सुपर हीरो को पहले एवेंजर्स मूवी में देखा जा चुका है, इसलिए मैं इस मूवी को पहले ही लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1995 में एक लड़की को दिखाते हुए, जो बहुत ही जख्मी हालात में थी और सबसे बड़ी बात उसका जो ब्लड था वो ग्रीन था। लेकिन कोई एलियन उसे मारने आता है और उसकी नींद खुल जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने घर में होती है, एक अलग ही प्लेनेट पर, जहाँ उसका नाम वियर्स था। वहीं उस प्लेनेट का नाम हाला था और वहाँ के रहने वाले के लोगों को क्री बोला जाता था, जैसे कि हमारे प्लेनेट को पृथ्वी बोला जाता है और यहाँ के लोगों को इंसान। वैसे ही जब वो जागती है तो वो जाकर अपने कमांडर से ट्रेनिंग के लिए बोलती है, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ तो बहुत थी पर उसे कैसे कंट्रोल करना है इसकी समझ नहीं थी। इसी दरमियान वो सुप्रीम इंटेलिजेंस से भी मिलने जाती है, जो क्री सिविलाइजेशन का लीडर है, और वो हर क्री के लोगों को अलग अलग रूप में दिखता था, जिसे सबसे ज्यादा वो मानते थे उसी रूप में। वही इंटेलिजेंस वियर को एक लेडी के रूप में दिखती थी, पर वियर्स को ये पता नहीं था कि आखिर वो उस लेडी को कैसे जानती है, क्योंकि वियर्स अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। इंटेलिजेंस उसे एक मिशन पर भेजती है स्कल के लोगों को मारने के लिए, क्योंकि वे लोग चुपके से प्लेनेट पर हमला करते और उस पर कब्जा कर लिया करते थे। अगले दिन कमांडर अपने टीम के लोगों को, जिसका नाम स्टार फोर्स है, उन्हें बताता है कि स्कल्स इस बार टॉर्फा नाम के प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है। और इस दरमियान क्री का एक जासूस सोलार उनके हाथ लग गया था। तो कमांडर, जिनका नाम योनरोग है, स्टार फोर्स के लोगों को सोलार को छुड़ाने बोलते हैं, क्योंकि उसके पास स्कल्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। वैसे स्कल्स के लोग रूप बदलने में माहिर थे, वो किसी का भी रूप ले सकते थे। तो कमांडर योनरोग उससे भी सतर्क रहने बोलता है, क्योंकि वहाँ कोई भी स्कल्स हो सकता था। इसके बाद सभी एक होल से टोरफा प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वियर्स को सोलार भी मिल जाता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो एक स्कल था जो सोलार का रूप लिए हुए था और उसका नाम टैलोस है। वहीं अब टैलोस वियर्स को बेहोश कर उसे पकड़ लेता है और एक मशीन की मदद से उसके पिछली जिंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करने लगता है। तभी हमें वियर्स की पिछली जिंदगी के बारे में दिखाई जाती है, जो पृथ्वी से ही थी और वो एक पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। पर स्कल्स के लोगों को इन सब बातों से मतलब नहीं था, क्योंकि उसे तो तलाश थी किसी लेडी की, जो क्री के लोगों का ही एक मेंबर थी। ये वही लेडी थी जो वियर्स को इंटेलिजेंस में दिखाई देती थी। खैर, स्कल्स के लोग वियर्स के दिमाग से डॉक्टर लॉसन का नाम पता लगा लेते हैं, पर लाइट स्पीड इंजन की लोकेशन नहीं जान पाते। इधर अब इसी दरमियान वियर्स को भी होश आ जाता है, तो देखती है वो कुछ मशीनों से बंधी हुई थी। वहीं उसके दिमाग में किसी तरह की एनर्जी भी लगी हुई थी, जिससे वे लोग किसी के भी अतीत के बारे में जान सकते थे। इतने में वियर्स भी अब खुद को छुड़ा लेती है, पर उसके हाथ अभी भी एक मशीन से बंधे हुए थे। उसके बाद वियर्स टैलोस को कब्जे में लेकर पूछती है, तुमने क्या किया है मेरे दिमाग के साथ। तो टैलोस बोलता है, मैं सिर्फ डॉक्टर लॉसन और उनके लाइट स्पीड इंजन की लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा था। लाइट स्पीड इंजन एक तरह की शिप है जो हवा से भी तेज गति से उड़ सकती थी। उससे लोग चुटकियों में किसी भी ग्रह तक पहुंच सकते थे, जिसे डॉक्टर लॉसन ने डिजाइन किया था और बनाया भी था। वहीं अब कुछ देर लड़ने के दौरान वियर्स का हाथ खुल जाता है, जिससे वहाँ की दीवार टूट जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक स्पेसशिप पर है, इसलिए वियर्स वहाँ से भी एक शिप को लेकर भागने लगती है। पर टैलोस शिप पर गोली मार देता है, जिससे रास्ते में ही वो स्पेसशिप पूरी तरह से टूट जाती है और वियर्स पृथ्वी पर आकर गिर जाती है, जिसे उन लोगों ने प्लेनेट C-53 नाम दिया था। जब वियर्स को होश आता है तो वो एक शॉप में थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर आती है और वहीं के फोन में कुछ चेंजेस कर कमांडर से बात करती है और उन्हें अपनी लोकेशन बताती है। वहीं अब स्कल्स के लोग भी डॉक्टर लॉसन को ढूंढते हुए पृथ्वी पर आ चुके थे और आते ही उन लोगों ने पृथ्वी के लोगों की ही पहचान ले ली थी। दूसरी तरफ वियर्स के पास एजेंट फ्यूरी और एजेंट कोल्सन आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि कोई रॉकेट जैसी चीज आसमान से आकर गिरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर फ्यूरी का दोनों आंख सही सलामत था। एजेंट फ्यूरी वियर्स से पृथ्वी पर आने का मकसद पूछते हैं, तो वो बताती है यहाँ पर कुछ स्कल्स आए हुए हैं, जिसे पकड़कर वो फौरन वहाँ से चली जाएगी। तभी एक स्कल्स वियर पर हमला कर देता है, जिसके बाद अब वियर्स भी उसका पीछा करने लगती है। वहीं वियर्स के पीछे पीछे एजेंट फ्यूरी और एजेंट कोल्सन भी आने लगते हैं। दूसरी
दूसरी तरफ वियर्स के स्कल्स से लड़ने के दौरान स्कल्स तो भाग जाता है, पर वियर्स को उसकी एक स्टोन मिल जाती है। इसलिए वियर्स उससे कुछ पता लगाने की कोशिश करती है। तो दो नाम उसके सामने आते हैं, डॉक्टर लॉसन पेगासस और पनाइको क्लब। इसलिए वियर्स अब पनाइको क्लब का एड्रेस निकालकर एक आदमी का बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब फ्यूरी वियर्स का पीछा कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है जो उनके साथ बैठा हुआ एजेंट कॉल्सन था वो कॉल्सन नहीं है। इसलिए अब फ्यूरी उससे फाइट करने लगते हैं और इसी दौरान वो मारा जाता है। इसलिए फ्यूरी को बाद में पता चलता है कि वो एक स्कल्स था। इसलिए अब एजेंट फ्यूरी उसे लैब में ले आते हैं, जहाँ एक और एजेंट फ्यूरी का बॉस फ्यूरी को वियर्स से मिलकर इसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि वही बता सकती थी इन सभी लोगों से कैसे निपटना है। दूसरी तरफ जब वियर्स पनाइको क्लब पहुँचती है, तभी उसे कुछ पुरानी यादें भी ताजा होती है और फिर वियर्स वहीं क्लब के एक आदमी से पेगासस के बारे में पूछती है। पर तभी वहाँ पर एजेंट फ्यूरी भी आकर बताते हैं वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इसके बाद दोनों अपने रियल होने का सबूत देते हैं, क्योंकि दोनों को डर था कि वो स्कल्स हो सकते हैं। बाद में एजेंट फ्यूरी वियर्स को पेगासस प्रोजेक्ट के जगह पर लेकर जाते हैं, जो कि एक टॉप सीक्रेट जगह थी। वहाँ पर दोनों एक गार्ड से डॉक्टर वेंडी लॉसन के बारे में पूछते हैं, तो गार्ड्स उन्हें बेवकूफ समझकर एक कमरे में बंद कर देता है। इसलिए फ्यूरी भी अब बैकअप बुला लेते हैं और फिर अपने आईडी से गार्ड का फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर गेट को भी खोल लेते हैं। बाहर आकर सबसे पहले दोनों रिकॉर्ड्स रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन एक एयरक्राफ्ट क्रैश में मारी जा चुकी हैं 6 साल पहले 1989 में, और उनके साथ एक को पायलट भी मारा गया था। वहीं पर वियर्स को भी पता चलता है कि डॉक्टर लॉसन के लाइट स्पीड इंजन के प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को उनकी लिखी हुई लिखावट समझ नहीं आ रही थी। वहीं जब वियर्स लिखावट को देखती है तो समझ जाती है कि लॉसन एक क्री थी, क्योंकि वो लिखावट क्री के लोगों की थी। वहीं अब जो लास्ट बार डॉक्टर लॉसन को देखी थी वो थी मारिया रैम्बो। थोड़ी देर बाद वहीं पर वियर्स एक फोटो में खुद को डॉक्टर लॉसन के साथ देखती है, जिससे उसे वहाँ भी कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। इधर फ्यूरी के लोग भी आ चुके थे, जहाँ फ्यूरी का बॉस भी था। तभी फ्यूरी को बॉस की बातों से पता चल जाता है कि वो नकली है। इसलिए अब दोनों में वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वियर्स भी आ जाती है और फ्यूरी को बचाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। बाद में दोनों एक प्लेन में बैठकर वहाँ से भी निकल जाते हैं। प्लेन पर ही दोनों एक बिल्ली को देखते हैं जो लॉसन की ही थी, नाम था गूज। वहीं अब वियर्स भी अपने बारे में पता लगाने के लिए उसी मारिया रैम्बो से आकर मिलती है, जिसका नाम उसे एक फाइल से मिला था, जहाँ उसे पता चलता है कि वियर्स का असल में रियल नाम कैरल डेनवर्स है और दोनों एक साथ फाइटर जेट की ट्रेनिंग ले रही थी। वहीं जब कैरल ट्रेनिंग कर रही थी तो उस प्लेन की पायलट डॉक्टर लॉसन ही थी। ट्रेनिंग के दौरान ही डॉक्टर लॉसन का प्लेन किसी वजह से क्रैश कर गया था, जिसमें दोनों मारी गई थी। दोस्तों अब मैं वियर्स को कैरल ही बुलाऊंगा, क्योंकि उनका रियल नाम कैरल ही था। खैर आगे जब मारिया और कैरल बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर स्कल्स का हेड टेलस आ जाता है और दोनों को शांत से बैठकर बातें करने के लिए बोलता है, जहाँ कैरल को टेलस बताता है कि जब डॉक्टर लॉसन का स्पेसशिप क्रैश हुआ था तो स्पेसशिप का ब्लैक बॉक्स टेलस को मिला था, जिसमें कुछ डॉक्टर लॉसन की आवाज में रिकॉर्डिंग्स थी। जब सभी उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो पता चलता है स्पेसशिप से डॉक्टर लॉसन अपने लैब में जा रही थी, पर रास्ते में ही दूसरे स्पेसशिप ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे उनका स्पेसशिप भी क्रैश हो गया था। लेकिन वहाँ पर योनरोग आकर डॉक्टर लॉसन को गोली मार दिया था, क्योंकि डॉक्टर लॉसन एनर्जी कोर के बारे में योनरोग को नहीं बता रही थी, पर डॉक्टर लॉसन मरने से पहले उस एनर्जी के बारे में कैरल को बता दी थी। इसलिए अब कैरल उस एनर्जी सोर्स को तबाह कर देती है, जो उस वक्त स्पेसशिप पर ही मौजूद था। शिप के तबाह होते ही सारी एनर्जी कैरल में समा जाती है और वहाँ पर कैरल भी बेहोश हो जाती है। इसलिए योनरोग कैरल को अपने ग्रह लेकर चला गया था। दरअसल योनरोग के ही लोग रोलन के लोगों के साथ मिलकर प्लैनेट्स पर कब्जा करते थे, लेकिन जब स्कल्स के लोग उनके सामने झुकने से मना कर दिए थे तो क्री के स्टार फोर्स के लोग सभी स्कल्स को मारने लगे थे। और ये बात जब लॉसन को पता चली कि स्टार फोर्स के लोग सभी स्कल्स को मार रहे हैं, तो डॉक्टर लॉसन भी क्री के खिलाफ हो गई थी और स्कल्स के लिए स्पीड लाइट इंजन पर काम करने लगी थी, जिससे वे लोग आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे। इसलिए अब क्री के लोग डॉक्टर लॉसन को भी मार दिए थे। वैसे डॉक्टर लॉसन का रियल नाम प्लेनेट क्री पर मार्वेल था। वहीं मार्वेल के मरने के बाद योनरोग कैरल को अपने ग्रह पर लेकर आ गया था और उसका ब्लड भी ट्रांसप्लांट कर दिया था, जिससे वो भी एक क्री लगने लगी थी। और उसे कंट्रोल में रखने के लिए उसके गले में एक चिप भी लगा दिया गया था, क्योंकि कैरल के पास इतनी शक्तियां आ गई थी कि वो एक ही बार में सब कुछ खत्म कर सकती थी। इसलिए योनरोग कैरल को बता दिया था कि वो चिप ही उसकी पावर सोर्स है।
खैर यहाँ अब सच्चाई जानने के बाद कैरल समझ गई कि योनरोग ने उससे जो भी बातें बोला वो सभी झूठ थे। वहीं अब टेलोस भी बताता है हम टोरफा पर छुपे हुए थे, पर रोलिन के लोगों ने आकर वहाँ भी तबाही मचाई और टोरफा को अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए जहां हम सभी चैन से रह सकें। बाद में टेलोस ये भी बताता है कि एनर्जी क्यूब अभी भी मार्वल के लैब में ही है, जो अंतरिक्ष में कहीं पर छुपा हुआ है, और जो स्पेसशिप में तबाह हुआ था वो सिर्फ एक पावर सोर्स था। तभी कैरल बताती है कि हम 6 साल पहले जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में ढूंढे तो लैब हमें जरूर मिल जाएगी। इसलिए कैरल अब मिशन पर जाने से पहले मारिया की बेटी मोनिका की मदद से अपने सूट का कलर चेंज करती है और उसे न्यू लुक देती है, और अगले ही दिन मोनिका को छोड़कर सभी स्पेस में लैब को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं जब योनरोग कैरल को ढूंढते हुए वहां आता है तो एक स्कल कैरल का रूप लेकर वहां पर उसका इंतजार कर रहा था, जिससे योनरोग भी कुछ सवाल पूछकर जान लेता है कि वो कैरल नहीं है, इसलिए उसे वहां पर मार देता है और गुस्से में आकर रोलिन के लोगों को पृथ्वी का लोकेशन भी बता देता है कि स्कल्स के लोग पृथ्वी पर छुपे हुए हैं, जिस कारण अब रोलिन पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। इधर फाइनली अब सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मार्वल की शिप थी, पर अभी वो अदृश्य थी। इसलिए कैरल अपनी शक्तियों की मदद से लैब को सामने ले आती है और फिर सभी लैब के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वो एनर्जी क्यूब भी मिल जाती है जो कि टेसरेक्ट क्यूब थी। वहीं अब टेलोस भी अपने लोगों को किसी तरह का आवाज निकाल कर बुलाता है जहाँ पर टेलोस की फैमिली भी थी। यहाँ पर कैरल को पता चलता है कि मार्वल इन सभी स्कल्स को ट्री से छुपा कर रखी हुई थी, जो यहाँ पर 6 सालों से रह रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर स्टार फोर्स के लोग भी आ जाते हैं और वहाँ के सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं, इवन कैरल को भी, क्योंकि उस चिप की वजह से कैरल अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद स्टार फोर्स के लोग कैरल को जबरदस्ती इंटेलिजेंस से भी मिलाते हैं, इसलिए अब कैरल उससे भी लड़ने की कोशिश करने लगती है, पर उससे लड़ नहीं पा रही थी। लेकिन बाद में कैरल अपने फेलियर को हथियार बनाकर पूरी ताकत से इंटेलिजेंस की ओर बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में खुद को उनकी चुंगल से आजाद कर लेती है और बन जाती है एक आदि शक्ति। बाद में वो सभी को भी छुड़ा लेती है। इसके बाद कैरल मारिया और फ्यूरी को सभी को वहाँ से लेकर जाने के लिए बोलती है। उसी दरमियान जो उनके पास बिल्ली था वो टेसरेक्ट को निगल लेती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस बिल्ली को फ्लकिन बोलते हैं, जो अलग प्रजाति की थी। वहीं अब कैरल भी सभी स्टार फोर्स के लोगों के साथ लड़ने लगती है ताकि मारिया सभी लोगों को वहां से निकाल सके। दूसरी तरफ टेलोस भी सभी लोगों को स्पेसशिप में बैठा लेता है और फिर मारिया और फ्यूरी स्पेसशिप को वहां से लेकर उड़ जाते हैं, लेकिन उसका पीछा एक स्पेसशिप करने लगती है। दूसरी तरफ योनरोग भी एक स्पेसशिप लेकर उनके पीछे जाने लगता है, पर कैरल स्पेसशिप को पकड़ लेती है और वो भी स्पेस में चली जाती है। लेकिन स्पेस में कैरल का हाथ स्पेसशिप से छूट जाता है, जिस कारण वो पृथ्वी पर गिरने लगती है। लेकिन उसी वक्त अचानक से उसके पास बहुत सारी पावर आ जाती है और वो हवा से भी तेज उड़ना सीख जाती है। बाद में वो जाकर योनरोग के स्पेसशिप को मारकर क्रैश कर देती है। दूसरी तरफ मारिया भी अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर अपने पीछे आ रहे स्पेसशिप को तबाह कर देती है। लेकिन तभी रोलिन के लोग भी वहाँ पर आकर पृथ्वी पर एक साथ कई सारे मिसाइल्स को छोड़ देते हैं। जब ये कैरल देखती है तो वो सारे मिसाइल्स को एक ही झटके में तबाह कर देती है। बाद में वो रोलिन के लोगों का भी एक स्पेसशिप तबाह कर देती है, जिसकी वजह से रोलिन भी अब वहाँ से डरकर भाग जाता है। वहीं कैरल पृथ्वी पर वापस आकर योनरोग को छोड़ देती है और उसे वापस उसके प्लेनेट हाला पर भेज देती है। इसके बाद फाइनली मूवी का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आगे जब एजेंट फ्यूरी उसी फ्लकिन से खेलने की कोशिश करते हैं तभी वो फ्लकिन उनकी आंखों को खरोच देती है, जिससे उनका एक आंख भी चला जाता है। तो दोस्तों इसी कारण से एजेंट फ्यूरी सभी मार्वल की मूवीज में आंखों में पट्टी लगाए हुए दिखते हैं। इधर अब कैरल भी मार्वल की जगह ले लेती है और स्कल्स को उनका घर वापस दिलाने का वादा करती है, क्योंकि मार्वल भी वही चाह रही थी। जाते जाते कैरल भी फ्यूरी के पेजर को अपग्रेड कर उसे दे देती है ताकि वो इमरजेंसी के वक्त कैरल को बुला सके। बाद में कैरल मोनिका और मारिया को भी गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और स्कल्स के लोगों को मदद करने के लिए उसके पास पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी को आगे के खतरों से बचकर रहने के लिए फ्यूरी अब नए सुपर हीरोज को ढूंढने की शुरुआत कर देते हैं ताकि पृथ्वी पर आने वाले नए खतरों के लिए वो तैयार रह सके। और यहीं से फेज 1 की शुरुआत होती है, सुपर हीरो ढूंढो मिशन।
उसके बाद मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि कुछ हीरोज अब कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एजेंट फ्यूरी कहीं चले गए थे और तभी वहां पर मार्वल भी आ जाती है। आगे अब उसी फ्लकिन को भी देखते हैं जिसने टेसरेक्ट को निगल लिया था, जो अब टेसरेक्ट को बाहर निकाल दिया था। तो दोस्तों अब यहाँ से टेसरेक्ट निकल जाने के बाद किस तरह की मुसीबत आती है ये देखेंगे आगे के मार्वल्स की मूवीज में। तो दोस्तों उम्मीद है एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।